अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ इफ़रा और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ शॉर्ट स्टोरी एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज बाय फ्लैनरी ओ कॉनर। इस लेक्चर में हम राइटर का इंट्रोडक्शन, फुल समरी के मेजर कैरेक्टर्स, मेजर थीम्स और सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम स्टोरी की टोन, स्टोरी की नरेशन टेक्निक, स्टोरी की सेटिंग और स्टोरी के पर्पस को भी डिस्कस करेंगे ताकि इस स्टोरी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप सॉल्व कर सकें। और इस वीडियो में आपको रिटन फॉर्म में बहुत ही इजी वर्डिंग में फुल समरी मिलेगी। अगर आप उसे नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमारी जो राइटर हैं फ्लैनरी ओ कॉनर, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो उसके लिए राइटर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। हमारी जो राइटर हैं फ्लैनरी ओ कॉनर, ये पैदा हुई थी 1925 में और इनकी डेथ हुई थी 1964 में। ये एक अमेरिकन नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एक एसेइस्ट भी हैं। इन्होंने 2 नावल्स और 31 शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी और नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ और कमेंट्रीज़ भी लिखी। इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो है साउदर्न गॉथिक स्टाइल और इनकी जो राइटिंग है वो कुछ मेन थीम्स एक्सप्लोर करती है। मीन्स के इनकी राइटिंग में हमें जो मेन थीम्स मिलते हैं वो है रिलीजियन एंड मोरालिटी। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें वॉइस ब्लड, अ गुड मैन इज़ हार्ड टू फाइंड, एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज वगैरह शामिल हैं। राइटर का इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। अब हम चलते हैं अपनी समरी की तरफ। एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज जॉनरा में एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका राइटिंग स्टाइल प्रोज होता है और इसकी लेंथ 1000 से 20,000 वर्ड्स के राउंड अबाउट होती है। और ये स्टोरी एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज जिस जॉनरा से बिलोंग करती है वो है साउदर्न गॉथिक लिटरेचर जॉनरा। ये एक ऐसे जॉनरा को कहते हैं जो इरिटेशनल और हॉरिफाइड हो। और ये स्टोरी 1965 में पब्लिश कराई गई थी और ये एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज के अंदर पब्लिश करवाई गई थी। इस कलेक्शन में 9 डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज थी और इन सब शॉर्ट स्टोरीज के जो थीम थे वो थे मोरालिटी, रेस एंड चेंजेस टू साउदर्न इन द मिड 20th सेंचुरी। रेस से मुराद है नस्ल परस्ती और मोरालिटी सोसाइटी के रिलेटेड है और 20th सेंचुरी के मिड में जो चेंजेस हुई थी उससे रिलेटेड है। और इस कलेक्शन को नेशनल बुक अवार्ड भी मिला था। और इस स्टोरी की टोन है बिटर एंड फॉरवर्डिंग। बिटर एक ऐसी टोन को कहते हैं जो खौफजदा हो और फॉरवर्डिंग एक ऐसी टोन को कहते हैं जिसमें स्टोरी के स्टार्ट में ही कुछ ऐसे क्लू मिल जाना जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। उसके बाद इस स्टोरी में 3rd पर्सन नरेशन यूज़ की गई है और ये शॉर्ट स्टोरी हमें अमेरिका के अंदर क्लास डिफरेंसेस को दिखाती है और ये ब्लैक और वाइट पीपल के दरमियान की एक स्टोरी है। अब हम इस स्टोरी की सेटिंग को डिस्कस कर लेते हैं। इस स्टोरी में जो प्लेस डिस्कस की गई है वो है अमेरिकन साउथ। ये स्टोरी इस वक्त लिखी गई थी जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी। मीन्स के जो ब्लैक पीपल थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, वो अपने राइट्स के लिए सिविल वॉर लड़ रहे थे। लेकिन सिविल राइट्स मूवमेंट से पहले क्या होता था, जो वाइट पीपल थे वो बॉस थे, वो सुपीरियर थे, वो काले लोगों को अपने बराबर नहीं समझते थे, वो काले लोगों को एज अ स्लेव रखते थे। और इस स्टोरी में ना अमेरिका का साउथ पार्ट दिखाया गया है जो बहुत ज़्यादा अमीर लोगों का पार्ट नहीं है। अब वहाँ पर ब्लैक लोग भी रहते हैं और वाइट लोग भी रहते हैं। वो आपस में एक दूसरे से ना एक सेग्रीगेशन रखते हैं। जो सफ़ेद लोग हैं वो कालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उनको इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये सिर्फ सारी ज़िंदगी हमारे गुलाम बन के रहें। लेकिन जबकि जो गुलाम हैं वो अब आज़ादी चाहते हैं, यानी जो ब्लैक पीपल हैं वो अब इक्वल राइट्स चाहते हैं। तो जो ब्लैक पीपल हैं वो सिविल राइट्स मूवमेंट जीत जाते हैं। तो आफ्टर सिविल वॉर जो ब्लैक पीपल हैं वो अब वाइट पीपल के इक्वल आ गए हैं। स्टोरी की सेटिंग और स्टोरी के बैकग्राउंड की समझ आ गई होगी आपको। अब हम इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं। इस स्टोरी में ना 2 लोग दिखाए जाते हैं, एक जूलियन और एक जूलियन की मदर। ये दोनों ना वाइट पीपल हैं और ये वो वाइट पीपल हैं जिनके आबाओ-अजदाद काले लोगों को अपना गुलाम बना के रखते थे, एज अ स्लेव रखते थे अपने प्लांटेशन में काम करने के लिए। तो जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो इस स्टोरी में आपको रेसिज्म नज़र आएगा, यानी नस्ल परस्ती नज़र आएगी। जो जूलियन की मदर है वो अपने पुराने ख्यालात की मालिक है। मीन्स कि सिविल राइट्स मूवमेंट से पहले का सोचती है, तो ये अपने आप को सुपीरियर समझती है। ये ब्लैक लोगों को अपने बराबर नहीं समझती। लेकिन अब तो आफ्टर सिविल वार ब्लैक पीपल और वाइट पीपल बराबर हो गए हैं। लेकिन ये ना अभी भी पुराने ख्यालात सोचती है, ये अपने आप को अभी भी सुपीरियर ही समझती है। इसके आउटडेटेड बिलीफ से इसका जो बेटा है जूलियन ये एग्री नहीं करता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा है, वो सिविल राइट्स मूवमेंट का हामी है और वो ब्लैक लोगों का सपोर्टर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये आपको कम इल्म वाला ही नज़र आएगा।
और एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज जो स्टोरी है, इसका पर्पज़ है कि जो चीज़ उभरती है उसने वापस भी आना होता है। मींस कि जो चीज़ पीक पर जाती है उसने घटना भी होता है। हर चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, उसे एक ना एक दिन नीचे जाना होता है। और इस स्टोरी में ये भी दिखाया गया है कि जो लोग जिस क्लास, जिस रेस या जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो बस उसी को सुपीरियर समझते हैं, दूसरे को इन्फीरियर समझते हैं। मींस कि हमें दूसरे लोगों की भी क्लास, रेस और रिलीजन का एहतराम करना चाहिए, उनको उनके प्रॉपर राइट्स देने चाहिए। अब हम इस स्टोरी के सिंबल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला सिंबल है द हैट। ये स्टोरी में सिंबलाइज करता है ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल लैंडस्केप को। उसके बाद सेकंड सिंबल है पेनी का, यानी कॉइन। ये स्टोरी में सिंबलाइज करता है पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड टुवर्ड अफ्रीकन अमेरिकन्स। उसके बाद हम इस स्टोरी के थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो है सोशल क्लास, मॉरल्स एंड मोरालिटी, नॉलेज एंड इग्नोरेंस, रेसिज्म, रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, सोशल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एंड जनरेशनल स्ट्रगल। उसके बाद हम चलते हैं अपने कैरेक्टर्स की तरफ। समरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी के कैरेक्टर्स को पढ़ लेते हैं ताकि हमें समरी अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला मेजर कैरेक्टर है जूलियन। जूलियन इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और ये एक यंग वाइट मैन है जिसने अभी ग्रेजुएट किया है कॉलेज से। ये ना एक राइटर बनना चाहता है और ये बिल्कुल बिलीव नहीं रखता रेसिज्म पे, लेकिन इसके और इसकी माँ के दरमियान जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो है रेसिज्म। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर है जूलियन की मदर का। ये स्टोरी की एंटेगनिस्ट हैं और ये ओल्डर साउदर्न लेडी हैं जो कि एक रेसिस्ट है। मींस के रेसिज्म पे, नस्ल परस्ती पे बिलीव रखती है। ये ना काले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती और अपने बेटे को भी कहती है कि वो भी ब्लैक लोगों से दूर रहे। और ये ना अपने बेटे की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करती है। और ये ना एक फ़ैट वुमन है जो कि वीकली वेट लूज मीटिंग्स अटेंड करती है। ये ना मीटिंग्स अटेंड करने के लिए ना बस में जाती है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है ब्लैक मैन का। ये भी उसी बस में एंटर होता है जिस बस में जूलियन और उसकी मदर वेट लूज मीटिंग में जाने के लिए बैठे होते हैं। ये मैन ना बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता कि वो जूलियन से बात करे, लेकिन जो जूलियन है वो इस ब्लैक मैन से बात करना चाहता है। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टर है कार्वर का, जो कि एक लिटिल अफ्रीकन अमेरिकन बॉय है, यानी एक लिटिल ब्लैक बॉय है। ये भी उसी बस में अपनी मदर के साथ बैठा होता है जिस बस में जूलियन की मदर बैठी होती है। तो ये ना जूलियन की मदर जो है ना, ये बच्चों के साथ बिल्कुल रेसिज्म नहीं रखती। ये ना बच्चे के साथ बस में खेलना शुरू कर देती है और उसे ना एक पेनी ऑफर करती है, यानी एक कॉइन ऑफर करती है। उसके बाद फिफ्थ कैरेक्टर है कार्वर की मदर का। ये बिल्कुल जूलियन की मदर की तरह है, उसी की तरह सोचती है। ये वाइट लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो जब जूलियन की मदर इसके बेटे कार्वर को पेनी देने की कोशिश करती है तो इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो फिर ना ये ज़ोर से अपना बैग जूलियन की मदर को मारती है। तो जो जूलियन की मदर है वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो जूलियन की मदर ने ना एक हैट पहनी होती है और इसने भी बिल्कुल जूलियन की मदर की तरह की सेम हैट पहनी होती है। उसके बाद है माइनर कैरेक्टर्स। उनमें आ जाता है कैरोलाइन का कैरेक्टर, जो कि जूलियन की मदर की मेड है। उसके बाद है द वुमन विद द रेड एंड वाइट कैनवस शूज़। ये ना एक वाइट पैसेंजर है बस में और ये भी एक रेसिस्ट है। उसके बाद है वुमन विद प्रोट्रूडिंग टीथ। ये भी एक वाइट पैसेंजर है बस में और ये ना जूलियन की मदर से हीट के बारे में बात कर रही होती है। तो चलिए अब हम अपनी समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, ये अर्ली 1960s में साउथ अमेरिका में बनी थी। ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट होती है जूलियन के साथ, जो कि स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। ये ना इस बारे में सोच रहा है कि इसने अपनी मदर के साथ वेट लूज मीटिंग में जाना है, क्योंकि ये हर हफ्ते अपनी मदर के साथ वेट लूज मीटिंग में जाता है। क्योंकि इसकी मदर जो है वो फैट है और ये एक हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ा है, लेकिन जो इसकी मदर है वो इस बीमारी को ना अपनी कुछ खुशियों में से एक खुशी समझती है। जो जूलियन की मदर है वो नहीं चाहती कि वो बस में सफ़र करे, क्योंकि वो ब्लैक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती और वो ना उनके साथ सफ़र करना पसंद करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये आर्डर था कि जो ब्लैक और वाइट पीपल हैं वो एक ही बस में इकट्ठे सफ़र कर सकते हैं। तो ये ना हर दफ़ा अपने बेटे जूलियन को साथ लेके जाती है
कि इसे ब्लैक लोगों के साथ मिलना ना पड़े, उनके साथ बैठना ना पड़े, कि जो मेरी साथ वाली सीट होगी उस पर मेरा बेटा जूलियन बैठ जाएगा, तो मुझे किसी भी ब्लैक पीपल के साथ बैठना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये वेट लूज मीटिंग में हर हफ्ते जाती है और वो हर हफ्ते अपने बेटे जूलियन को अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन जो जूलियन है वो अपनी माँ की इस बात पर एग्री नहीं करता। उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी मदर की इन बातों पर। वो ना ब्लैक लोगों को अपने बराबर समझता है, तो ये ना अपनी मदर को एक प्रेजुडाइज वुमेन समझता है, और इस बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। और अब जूलियन की मदर ये सोचती है कि उसने जो ब्लैक न्यू हैट खरीदी है उसे वो पहने या ना पहने। वो इस बारे में ना फैसला नहीं कर पाती कि वो इस हैट को पहने या ना। बाद में वो यही डिसाइड करती है कि वो इस हैट को पहनेगी, और फिर वो वेट लूज मीटिंग में जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। तो वो ना बस स्टॉप तक ना पैदल जाते हैं। तो उस दौरान पैदल चलते हुए ना जो जूलियन की मदर है वो अपनी फैमिली लीगेसी के बारे में बात करना शुरू कर देती है, जिसने इसे स्ट्रॉन्ग सेल्फ आइडेंटिटी दी हुई है। तो वो ना अपनी फैमिली के बारे में बातें करना शुरू कर देती है, और फिर ना वो जूलियन को बताती है जो इसके ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज़्यादा खुशहाल थे और वो बहुत ज़्यादा ज़मीनों के मालिक थे। उनकी जो ज़मीनें थीं उन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लेव्स रखे हुए थे, और वो जो सारे स्लेव्स थे वो ब्लैक थे। मीन्स कि वो ना जूलियन को ये बताना चाह रही है कि हम जो गुलाम रखते हैं वो काले लोग रखते हैं। फिर ना वो जूलियन को बताती है कि उसकी एक नर्स थी जो कि काली थी। तो इधर जूलियन ये सोचता है कि इसकी मदर कितनी ज़्यादा रेसिस्ट और प्रेजुडाइज वुमेन है। तो फिर ना बस स्टॉप आ जाता है, तो ये दोनों बस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो जब जूलियन की मदर बस के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है कि बस में सिर्फ वाइट लोग हैं। तो वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि शुक्र है बस हम लोगों से भरी हुई है, मीन्स के वाइट लोगों से भरी हुई है। तो फिर ना वो एक सीट के ऊपर बैठ जाती है, और वो ना जो वहाँ पे वाइट लोग बैठे होते हैं उनको वो ये बताना शुरू कर देती है कि उसका जो बेटा है वो एक राइटर है। तो उसे ना अपनी माँ की इन बातों पर एम्बेरसमेंट भी हो रही होती है कि उसकी मदर ने उसकी स्टडी के लिए कितने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो फिर ना थोड़ी देर बाद ही एक ब्लैक मैन है जो कि बस के अंदर एंटर होता है। तो वो ना आकर सीट पर बैठ जाता है। तो जो जूलियन है वो ना उस ब्लैक मैन को देखता है, तो वो फ़ौरन से अपनी सीट चेंज करके ना उस ब्लैक मैन के पास चला जाता है, उसकी साथ वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो ना उसकी ब्लैक मैन से ना बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ब्लैक मैन है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता कि वो जूलियन से बात करे। लेकिन जूलियन उससे बात करना चाहता है क्योंकि वो अपनी मदर को ये दिखाना चाहता है कि जो वाइट और ब्लैक पीपल है ना वो इक्वल हैं। तो जूलियन की जो मदर है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही होती है कि जूलियन ये क्या कर रहा है, ब्लैक मैन से क्यों बात कर रहा है। लेकिन जूलियन अपनी मदर की डिस्कम्फर्ट को एंजॉय कर रहा होता है, और वो ये बताने की कोशिश करता है कि ब्लैक और वाइट पीपल में कोई फ़र्क नहीं, वो दोनों इक्वल हैं। लेकिन जो ब्लैक मैन है वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता जूलियन के साथ बात करने में। तो फिर जूलियन जो है ना वो ये सोचना शुरू कर देता है, यानी डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है कि क्यों ना मैं एक ब्लैक दोस्त बना लूँ जिसे मैं अपने घर भी लेकर आया करूँगा, या फिर जब मेरी माँ बीमार हो तो मैं एक ब्लैक डॉक्टर को घर पर रख लूँ, या फिर मैं एक काली गर्लफ्रेंड बना लूँ। तो फिर ही शायद मेरी माँ की काले लोगों से नफरत ख़त्म हो जाए और वो ब्लैक लोगों को पसंद करना शुरू कर दे। तो फिर ना अगले स्टॉप पर बस रुकती है, तो बस में एक ब्लैक वुमेन और उसका एक यंग सन बस में एंटर होते हैं। तो उस ब्लैक वुमेन ने ना एक उसी तरह की सेम हैट पहनी होती है जो कि जूलियन की मदर ने पहनी होती है। तो बस में ना सिर्फ 2 ही सीट्स खाली होती हैं। तो एक सीट जो है ना वो जूलियन के साथ होती है और दूसरी सीट जूलियन की मदर के साथ होती है। तो जो ब्लैक वुमेन है वो जूलियन के साथ आकर बैठ जाती है, तो उस ब्लैक वुमेन का बॉय है वो जूलियन की मदर के साथ जाकर बैठ जाता है। जूलियन जो है ना वो इस हैट को देखना शुरू कर देता है कि मेरी मदर और उस बच्चे की मदर ने सेम हैट पहनी हुई है। तो जो जूलियन की मदर है वो एक रेसिस्ट है तो सही, लेकिन वो बच्चों के साथ बिल्कुल रेसिज्म नहीं रखती, वो बच्चों के साथ कोई फर्क नहीं रखती। तो जो जूलियन की मदर है वो उस छोटे बच्चे के साथ बातें करना शुरू कर देती है, उस बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देती है। और वो बच्चा कौन है? वो है कार्वर, जिसे हम कैरेक्टर लिस्ट में पढ़ चुके हैं। तो जो कार्वर की मदर है वो अपने बच्चे को बार बार मना करती है कि तुम इसके साथ ना खेलो।
तो ये जो ब्लैक वुमन है ये बिल्कुल जूलियन की मदर की तरह है, वो भी वाइट लोगों को पसंद नहीं करती। तो जब उस ब्लैक वुमन के साथ की कोई सीट खाली होती है तो वो ना अपने बच्चे को अपने पास बुला लेती है, लेकिन जो जूलियन की मदर है वो उस बच्चे के साथ अपने जो जोक्स हैं वो कंटिन्यू रखती है। फिर ना इन चारों का ना स्टॉप आ जाता है जहाँ पर इन्होंने उतरना होता है। मीन्स के जूलियन और जूलियन की मदर, कार्वर और कार्वर की मदर, ये चारों ना एक ही स्टॉप पर बस से उतरते हैं। और जूलियन की मदर की ये हैबिट है कि वो बच्चों को ना कॉइन देती है। तो जूलियन की मदर ना उस बच्चे को ना यानी कार्वर को ना एक पेनी देने की कोशिश करती है, मीन्स के कॉइन देने की कोशिश करती है, लेकिन जो जूलियन है ना वो अपनी माँ को मना करता है कि ऐसा ना करें। लेकिन जो जूलियन की मदर है वो हर हाल में उस बच्चे को कॉइन देना चाहती है। तो जूलियन की मदर ना उस बच्चे को कॉइन ऑफर करती है, लेकिन जो उस कार्वर की मदर है ब्लैक वुमन, उसे ना ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो ना अपना बैग जोर से जूलियन की मदर को मारती है। तो जूलियन की जो मदर है वो जमीन पर गिर जाती है। तो कार्वर की मदर ना उसे बातें सुनाते हुए आगे चलना शुरू कर देती है। फिर ना जूलियन अपनी मदर को कहता है कि मैंने आपको कहा था ऐसा ना करें, और फिर कहता है कि आपके साथ जो हुआ आप यही डिजर्व करती थी। फिर वो अपनी माँ को उठने का कहता है। तो जो जूलियन की मदर है जब वो जमीन पर गिरती है तो उसके फेस पर चोट लग जाती है। तो जूलियन की जो मदर है वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है। उसके जो बाल हैं वो बिखर जाते हैं, उसकी जो कैप है वो उसकी गोद में आकर गिरती है। जूलियन ना वो कैप उठाता है अपनी माँ की गोद से और फिर अपना हाथ अपनी मदर को उठाने के लिए आगे बढ़ाता है। तो जूलियन की मदर उठने से मना कर देती है और वो जूलियन की तरफ ऐसे देखती है जैसे वो इसे जानती ही नहीं, और वो खुद उठती है और वो अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देती है। तो जूलियन अपनी मदर का पीछा करना शुरू करता है। वो कहता है जो हैट थी वो ब्लैक वुमन पर आपसे ज्यादा प्यारी लग रही थी। तो जो जूलियन की मदर है वो बहुत मुश्किल से सांस ले रही होती है, लेकिन जूलियन को इस बात का पता नहीं होता कि उसकी मदर कितनी ज्यादा फिजिकली डिस्ट्रेस है, कितनी ज्यादा तकलीफ में है। तो फिर जूलियन की मदर जूलियन से अपने ग्रैंडपा और नर्स कैरोलाइन के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि ग्रैंडपा को बुलाओ मेरी मदद के लिए, नर्स कैरोलाइन को बुलाओ मेरी मदद के लिए। तो फिर जूलियन अपनी मदर के फेस की तरफ देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी माँ कितनी ज्यादा शदीद दर्द में है। तो फिर जूलियन रोते हुए अपनी माँ की तरफ भागता है और अपनी माँ को कहता है डार्लिंग, स्वीटहार्ट और मामा, इन नामों से वो अपनी माँ को पुकारता है और उसकी तरफ भागता है। तो उस वक़्त तो उसकी माँ जो है वो आंखें बंद कर लेती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। तो फिर वो मदद के लिए भागता है तो उसे पता चलता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और इधर ही इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो फिर उसे एहसास होता है कि उसकी माँ का जो नज़रिया है ब्लैक लोगों के बारे में वो बिल्कुल दुरुस्त है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी क्लियर है। इंग्लिश लिटरेचर के बारे में और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ टाइम से आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।